नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कैंट बोर्ड चक्राता के खिलाफ नाराज स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने चक्राता बाजार में प्रदर्शन कर बाजार को बंद रखा। इन लोगों का आरोप है कि कैंट बोर्ड जो है वो अतिक्रमण की कार्रवाई से आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें छावनी बाजार को बंद करके प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा और इन व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकालकर कैंट बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं कि नाराज व्यापारियों का क्या कुछ कहना था। आज व्यापार मंडल द्वारा जो आज बंद करा गया है, ये छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है व्यापारियों का, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी तो छावनी परिषद की है, लोगों को रेंट पे दे रखी है, उसका बाकायदा किराया देते हैं, सारे जो उनके मानक है उसका पालन कर रहे हैं, समय समय पे जो भी पैसा निकलता है वो देता है कैंट बोर्ड को। बाकी यहाँ पे सीधा सीधा रिश्वतखोरी का खेल हो रहा है। इस ऑफिस में लोगों को आके परेशान करते हैं। जो भी दुकानदार है इनको जो पैसे देता है, सुविधा शुल्क देता है, उसे तो कुछ नहीं बोलते। जो नहीं देता उसका कभी दुकान तोड़ने पहुंच जाते हैं, कभी कुछ जो है किसी रूप में प्रताड़ित करते हैं। तो ये सब खेल चल रहा है यहाँ पर। तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन जब तक इसका समाधान नहीं हुआ। कैंट बोर्ड ने बाकायदा पैसे लेकर के लोगों से कंस्ट्रक्शन करवा रखा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैं कैंट का किराएदार हूँ और ये कैंट की प्रॉपर्टी है और कैंट ने मुझे बना के दी थी। और जब मैं शुरू 1985 में इसमें किराएदारी में आया था, 1985 में मैं किराएदारी में कुछ समय के बाद मैंने इसको सीओ साहब से प्रार्थना करी कि जगह थोड़ी कम है, उन्होंने मेरे को किराया बढ़ा के थोड़ी मेरे को बना के दी। और आज ये सीओ साहब कहते हैं कि यहाँ डीओ लैंड पे जितना अतिक्रमण है हटाया जा रहा है। तो कैंट में जितने भी डीओ द्वारा निर्माण, कैंट ने जो भी निर्माण किए वो डीओ लैंड पे किए हुए। तो कैंट खुद निर्माण करते हैं डीओ लैंड पे, उनके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं होती अनुमति की। और आज जिनके लोग रोजगार बन गए उनके लिए उन्होंने आफत कर रखी है। और जिन यहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं, जो जिन्होंने किए हुए हैं उनसे पैसे लेते हैं, उनको कुछ नहीं कहते। जो नहीं देता, अभी मैंने नहीं दिया, मेरे साथ तोड़फोड़ करी, भाई विवेक जी ने नहीं दिया, उनके साथ तो उनकी दुकान सील कर दी गई। यहाँ सिर्फ खुला खेल पैसों का है। आज छावनी परिषद चक्राता के द्वारा जो बाजार बंद का आह्वान हम लोगों के द्वारा किया गया था, वो जो है इस छावनी परिषद द्वारा जो ये व्यापारियों को उत्पीड़न और अन्य दंडात्मक कार्रवाई चल रही थी, इसके खिलाफ सभी व्यापारी एकजुट हुए और इसका पुरजोर विरोध करा और आगे भी करेंगे। और बल्कि हमारी कहीं देखा गया है कि हमारी कहीं सुनवाई होती नहीं है, कि जो छावनी परिषद है इसको ना राज्य सरकार जो है गंभीरता से लेती है और केंद्र सरकार तक हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। हमें आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस देश के नागरिक नहीं है, किसी दूसरे दर्जे के नागरिक है। तो आज इसी को ये गुस्सा फूटा है लोगों का, जो ये नियमों कानून का हवाला दिया जाता है बार बार। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ दर्जाधारी राज्य मंत्री नेता बलराज पासी का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने दावा किया है कि 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी। उनका कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गई है। जल्द ही भाजपा प्रत्याशियों की नाम की सूची भी जारी कर देगी। कांग्रेस पार्टी के पास ये अब कहने के अलावा और कुछ बचा क्या है? कांग्रेस पार्टी कहीं है भी कहीं उत्तराखंड में? मुझे तो कहीं कोई दिखाई दे नहीं रही है, ना कहीं उनकी गंभीरता से के साथ वो कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं। 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के और भारी बहुमत से 5 सीटों को जीतेगी और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और बहुत जल्दी जो है सभी सीटों पर जो प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो चुकी है और मैं समझता हूं जल्दी आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कौन कहां से लड़ेगा। देहरादून शहर में संचालित 2 व्हीलर्स के एग्रीगेटर रैपिडो को लेकर आरटीओ को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी। क्योंकि रैपिडो एक व्यावसायिक कंपनी है, इसीलिए इसके संचालन में इस्तेमाल होने वाले 2 व्हीलर्स का कमर्शियल नंबर प्लेट होना जरूरी है। हालांकि रैपिडो संचालक इसे प्राइवेट नंबर प्लेट पर संचालित कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आरटीओ देहरादून ने कई संचालकों पर चालानी कार्रवाई की है।
आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के अनुसार अब नियमों को ताक पर रखकर रैपिडो संचालन करने पर केवल चालानी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ऐसे वाहनों को भी सीज किया जाएगा। बंगलोर की कंपनी रैपिडो को नोटिस भेजा जा चुका है और नियमों के अनुसार संचालन न किए जाने पर कंपनी पर भी चालानी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बेंगलोर की कंपनी में रजिस्टर्ड एक कंपनी है जो 2 व्हीलर के एग्रीगेटर के रूप में काम करती है। यहाँ हम लोगों ने कई बार शिकायतें आई तो 2-3 बार हम लोग उनको नोटिस दे चुके हैं। अब हम नोटिस नहीं देने जा रहे हैं, अब हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कार्रवाई कुछ गाड़ियों पे किया है। अब एक विशेष अभियान चला करके उनकी गाड़ी को सीज करेंगे। साथ ही सिर्फ गाड़ी पे कार्रवाई नहीं करेंगे हम लोग, अब कंपनी का चालान होगा। कंपनी जो एग्रीगेटर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंडरियाल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें कि उन्होंने ओला उबर टैक्सी के अवैध संचालन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से ओला उबर टैक्सी का बिना लाइसेंस के देहरादून में संचालन हो रहा है। उन्होंने ओला उबर टैक्सी का संचालन तत्काल रोकने की मांग करने के साथ साथ आरटीओ सुनील शर्मा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने पर बल दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई की जांच करवाने की भी मांग की है। ये मैं इसके बारे में आपको, मुझे पता नहीं है कि किसने कॉन्फ्रेंस करी है और क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एग्रीगेटर्स के बारे में बता सकता हूं कि ओला उबेर या जो भी रैपिडो हैं, एक हमारे द्वारा मुख्यालय के माध्यम से ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि लोग एग्रीगेटर जो भी यहाँ ऑपरेट करना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करके सारी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन बिना लाइसेंस प्राप्त करे हुए एग्रीगेटर के चल रहा है तो उसके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले या 2 व्हीलर वाले ऐसे एग्रीगेटर जो कि लाइसेंस प्राप्त किया नहीं है और यहाँ पर संचालन कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाने पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर जुर्माना होगा, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर इन एग्रीगेटर के अंदर चलना चाहता है तो वो पहले उनके लाइसेंस की जानकारी ले ले। लाइसेंस की जानकारी के बाद अपने वाहन को कॉमर्शियल बनाए। हल्द्वानी में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। बता दें कि विभाग का गौलापार से बाज जाला क्षेत्र में 8 निर्माणाधीन भवनों पर जेसीबी चलाई और इन सभी भवनों का निर्माण वन विभाग की जमीन पर किया जा रहा था। वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम और एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और इन सभी निर्माणों पर पीला पंजा फेर दिया। वन विभाग अभी कई और भी अवैध कब्जे चिन्हित करने में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि एसडीएम हल्द्वानी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने वालों की जांच में जुट चुके हैं। मौसम विभाग ने आज और कल यानी शनिवार और रविवार को प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना जताई है और पर्वतीय जिलों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के 3200 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए शीतलहर को देखते हुए डाला है। मुख्य आरोपी पुलकित ने अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार के बजाय अंकिता मर्डर केस की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय पौड़ी में किए जाने के लिए एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर कि अब जिला और सत्र न्यायाधीश ने केस ट्रांसफर के फैसले पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था।
जिस पर कि आज जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी की दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अब अंकिता केस की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायालय कोटद्वार में ही होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अंकिता मर्डर केस की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि पुलकित की याचिका को कोर्ट ने आधारहीन माना, जिस पर कि कोर्ट ने अपने फैसले देते हुए मुख्य आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। पुलकित आर्य ने जो एप्लीकेशन लगाई थी ट्रांसफर के लिए, उसमें आज माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने फैसला दिया है कि उसके जो आधार थे, जिन आधारों पर उसने अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई थी, उनको निराधार पाया और जो अभियोजन पक्ष ने तर्क रखे थे उनको मानते हुए ये फैसला किया है कि उसकी जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी वो बलहीन होने के कारण उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही साथ वॉर रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जा रही है। वहीं पर अब कांग्रेस द्वारा चुनाव को लेकर भी बैठक का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में स्क्रीन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करना बंद कर प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ताकि प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र जाकर अपनी अपनी तैयारियों को और मजबूती प्रदान कर सके। परिहार्य कारण है, जिनके चलते कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो इस मामले में हमें जो तमाम हमारे साथी हैं, हमने मंथन किया कि अगर कांग्रेस पार्टी टिहरी लोकसभा से मुझे, जनसंघर्ष मोर्चा के जो हम साथी हैं, मुझे प्रत्याशी अगर घोषित करती है, हमारा चयन करती है प्रत्याशी के रूप में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को उसका बहुत देश प्रदेश के स्तर पे इसको लाभ होगा, क्योंकि जनसंघर्ष मोर्चा ही एकमात्र ऐसा है जो भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचारियों से ही लड़ता है, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ता। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते विजिलेंस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के बाद आवास विकास परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात मुकेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। क्षेत्र अधिकारी विजिलेंस हल्द्वानी अनिल मनराल ने बताया है कि हल्द्वानी सेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति, जो कि सफाई कर्मचारी है, ये शिकायतकर्ता के न्यूटेशन बनाने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे, जिनको कि अब गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी सेक्टर विजिलेंस की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा यहाँ पर मुकेश कुमार, जो सफाई कर्मचारी नाम के व्यक्ति हैं, इनको 10,000 रुपये की रिश्वत, जो ये किसी व्यक्ति के शिकायतकर्ता के म्यूटेशन बनाने के नाम पर, देने के नाम पर, उनको उपलब्ध करने के नाम पर ले रहे थे, अवैध रूप से ले रहे थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है और संबंधित उचित धाराओं में मुकदमा कायम कर भ्रष्टाचार की विवेचनात्मक कार्रवाई करवाई। लक्सर के रायसी में बीती रात ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन परिजनों ने हंगामा करते हुए ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। जब मृतक के परिजनों को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो गुस्साए परिजनों ने सैकड़ों महिला और पुरुष के साथ शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कल का ट्रैक्टर वाले का ट्रैक्टर की चौकी में नहीं है, जो ट्रैक्टर पुलिस वाले दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर दूसरा पुराना ट्रैक्टर, वरना हमारी नजरों में जो हमने ट्रैक्टर देखा महिंद्रा 585 ट्रैक्टर नया और 555 ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। पूरी थानेदार भी हमें चौकी में नहीं मिल रहा, हम ये जा रहे हैं ना मुजरिम को यहाँ लाओ।
इन दिनों सितारगंज क्षेत्र के लोग आवारा पशुओं से खासा परेशान है, जहां पर सड़कों पर मवेशियों की वजह से राहगीरों का वाहन चलाना दुर्भर हो गया है। वहीं पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ी है। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम सभा डोहरा के किसान आवारा पशुओं से परेशान होकर क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को अपनी ट्रॉलियों में भरकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। वहीं पर उपजिलाधिकारी सितारगंज को एक ज्ञापन सौंपकर आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला में छुड़वाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मामला ये है कि जिस तरीके से मवेशी छोड़े जा रहे हैं, उन मवेशी जो है लगातार हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम मवेशियों को भरकर यहाँ उपजिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने कुछ समस्या के समाधान के लिए हमारे लिए एक ट्रॉली के लिए व्यवस्था करवा दी है गौशाला में। अन्य जो पशु हैं जो ट्रॉलियों में हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम एसडीएम साहब भी बात कर रहे हैं और हम भी किसी एनजीओ के माध्यम से लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगभग ये पशु होंगे 25 से 30 पशु होंगे।